क्वेश्चन, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिरे या ऑडायर विच मीन्स। सबसे मतलब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ऑडिट बताइए। ऑडिट कौन से शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑडिट लैटिन वर्ड ऑडायर से बना है। कई बार अब ये पूछ देते हैं ऑडिट कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है, तो ऑडायर या ऑडिरे, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू हियर, या कई बार ऐसा लिखा होता है टू लिसन, तो ये भी सही है, सुनना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज। लेन देन के दस्तावेजी साक्ष्यों को सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा, वीडियो अगर किसी ग्रुप में आप हैं वहाँ शेयर होता है तो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बताइए, आप लोग ऐसे करके बताइएगा, 1 का जैसे आपने बताया सी, 2 का अगर आप कुछ बता रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। तो इसका सही जवाब कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, ज्यादातर लोग सी दे रहे हैं, और आपको जान के खुशी होगी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो आप ट्रांजैक्शन जिस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हैं उसको वाउचिंग तो कहते हैं भाई। वेरिफिकेशन तो किसका होता है? वेरिफिकेशन आप एसेट्स का करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज का करते हैं। ट्रांजैक्शन का क्या होता है? वाउचिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है कि ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देता है, ठीक है, यानी वित्तीय विवरणों की जांच करता है वो, और उसके आधार पर वो अपनी राय प्रकट करता है कि वित्तीय विवरण इस मतलब मटेरियल में से स्टेटमेंट से ट्रू है फॉल्स, मतलब सॉरी ट्रू है फॉल्स मतलब फ्री है या नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ओपिनियन के बारे में। Auditor should express an opinion on financial statement. His opinion is no guarantee to future viability of business. He is responsible for detection and prevention of frauds and errors in financial statement. He should examine whether recognized accounting principles have been consistently followed. यहाँ पर आना चाहिए। शैलजा करें हेलो सर, मैं दिनों बाद आपको देखा, वेरी नॉस्टैल्जिया, ठीक है। कैसी चल रही है शैलजा आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। आर्ची कह रहे क्लास के बीच में नहीं पूछना चाहिए लेकिन एनबीएस के एग्जाम को। आर्ची अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं, कैसे बताऊँ। गुड इवनिंग। हाँ 2022 में वापस आ गए। चलिए बताइए, इसका जवाब क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो पहली चीज, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देगा। दूसरा, ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में बिजनेस वाइबल रहेगा, मतलब ऑडिटर का ओपिनियन गारंटी नहीं है। तीसरा, ऑडिटर ये भी देखेगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। ऑडिटर साल भर नहीं, ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा। क्यों चेक करेगा? ताकि वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सके। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट की, कि वो चेक करेगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चले। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाई, इंटरनल ऑडिट अंदर अंदर का ऑडिट हो रहा है भाई, बताइए।
तो अच्छा, पहले तो एक बात बता दो, कंपनी ऑडिट में, कंपनी एक्ट में इंटरनल ऑडिट का सेक्शन क्या है? इंटरनल ऑडिट का सेक्शन क्या है? जिन लोगों ने कंपनी ऑडिट पढ़ा होगा उन्होंने बताया होगा, बताइए इंटरनल ऑडिट का सेक्शन कौन सा है, पहले तो बताओ। इंटरनल ऑडिट का सेक्शन बताइए देवियों और देवताओं। हाँ, वाह, 148 नहीं है, 138 है, ठीक है, 148 का कॉस्ट ऑडिट का है, ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो बताओ स्कोप कौन डिसाइड करेगा, कितना चेक करना है? जाहिर सी बात है, कौन? मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। सबका सही था, नूरुल, गणेश, निखिल, ऋतिक। चलिए अगले प्रश्न पे। विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज, विंडो ड्रेसिंग से क्या होता है भाई? विंडो ड्रेसिंग में आप क्या करते हैं? विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग बेसिकली होता है ब्यूटी पार्लर वाला काम, ठीक है। ब्यूटी पार्लर वाला काम होता है विंडो ड्रेसिंग में, ठीक है। मतलब ब्यूटी पार्लर में जो काम होता है दैट इज मोर लाइकली अ विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो चीज दिखाने की जो एक्चुअल में होती नहीं, मतलब चेहरा, लड़के भी जाते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है जो वास्तव में है नहीं। और क्यों ऐसा किया जाता है? टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, ठीक है, शादी पक्की करने के लिए, बेटर पोजीशन देन एक्चुअल। हाँ, तो इस ये कौन से इसमें आएगा? ये आएगा आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। भाई अरे लड़के की शादी वाले आते हैं ना, तो लड़का अगर 25,000 कमाता है तो उसके घर वाले कितने बताते हैं? 1,25,000, ठीक है। ये है विंडो ड्रेसिंग। आप ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट करेंगे, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम करेंगे, आप ज्यादा दिखाएंगे, बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे, ठीक है, ताकि उसको दहेज भी ज्यादा मिले और शादी भी हो जाए। तो ये क्या है? विंडो ड्रेसिंग है। आई बात समझ में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल को याद रखना, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। लड़का नशेड़ी भी होता है तो लड़के वाले क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा लड़का जो बिल्कुल जो है वो गाय है, ये नहीं बोलते बैल है, ठीक है, गाय है। अगला, टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू, टेस्ट चेकिंग यानी उससे क्या तात्पर्य है? चेक टेस्टिंग द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टेस्टिंग चेकिंग द सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, चेकिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। हाँ, हीरा है हमारा लड़का, हीरा, वाह। और लड़का पता चला दरिंदा है, ठीक है। लगता था इस बार ऑडिटर बन जाएंगे, मगर लगता है यूपी पुलिस में रहना पड़ेगा। इंतजार तो ज्यादा हो रहा है, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि मतलब आयोग है, उसके पास एक यही काम है, तो वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं, भगवान जाने। या तो उनकी नीयत ही नहीं है ना? बताइए। टेस्ट चेकिंग में क्या करते हैं भाई? टेस्ट चेकिंग जैसे मान लो 10,000 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब सारे ट्रांजेक्शन नहीं चेक कर सकते, तो हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लिया, टेस्ट चेक कर लिया, ठीक है। चेक कर लिया, उसको बोलते हैं टेस्ट चेकिंग, ठीक है। चेकिंग द सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन नहीं, इंटेंशन देख लिया, अच्छा फ्रॉड नहीं कर रहा ना, चलो कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर लो। अरे जैसे होता था ना, कभी आपने अगर स्कूल में पढ़ाई की हो तो वहां पर टीचर क्या देते थे, मान लो कि 10 क्वेश्चंस देते थे कि कल याद करके आना, ठीक है। तो वो 10 के 10 नहीं पूछते थे, वो बीच में से कोई एक या दो पूछ लेते थे, वही क्या था, टेस्ट चेकिंग था, ठीक है। तो चेकिंग द सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला,
निखिल, मैं काफी दिनों से लाइव आ रहा हूँ, अभी 8-10 दिन तो हो गए, 5-6 क्लासेस में ले चुका। अब बताइए इसमें ऑडिट रिस्क, ये आपको मतलब फिट करना है, ये यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे फिट करना है। लोअर हायर मटेरियलिटी कैसी और ऑडिट एफर्ट कैसा, बताइए। यूकेपीएससी एसओ के एक्सपेक्टेड, आप प्ले लिस्ट में देखिए निखिल, काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये भी यूकेपीएससी एसओ में आ सकता है, ऑफ कोर्स प्ले लिस्ट देखिए यूकेपीएससी एसओ के, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क का मतलब ये है कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया, वो ओपिनियन गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, इट मे गो रॉन्ग। ठीक है, गलत हो सकता है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो सकता है। ठीक है, अब ऑडिट रिस्क अगर ज्यादा है तो एक बात बताओ, अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा है यानी ये चांस ज्यादा है कि ऑडिटर से गलती हो सकती है, तो ऑडिटर को एफर्ट कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा, बताओ मुझे। ऑडिटर, अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो ऑडिटर एफर्ट ज्यादा करेगा, यानी चेकिंग ज्यादा करेगा कि कम करेगा, बताओ मुझे। हेलो हिमांशु। ठीक है, अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर का एफर्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर ऑडिट रिस्क कम है तो ऑडिटर का एफर्ट भी कम होगा। ठीक है, अब आप सिंपल इसमें देख लो। ठीक है, यहां पर हायर है, अगर ऑडिट रिस्क हायर होता तो ऑडिट एफर्ट क्या होता? ये भी हायर होता। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। ऑडिट रिस्क अगर लोअर है तो ये ऑडिट एफर्ट भी लोअर होता। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल गया। तो लोअर द ऑडिट रिस्क, हायर द मटेरियलिटी एंड लोअर द ऑडिट एफर्ट। ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही जवाब। चलें अगले प्रश्न पे। In determining the level of materiality of an audit, what should not be considered? ऑडिट के लिए सारवानता का स्तर निर्धारित करते समय किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? मतलब ऑडिटर जो है वो ये देख रहा है, मटेरियलिटी का लेवल डिसाइड कर रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी उस पर ज्यादा ध्यान देगा। तो बताइए कौन सी चीजों को, मतलब जब वो मटेरियलिटी देख रहा है तो वो कौन सी बात को कंसीडर नहीं करेगा? बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, वो पिछले साल देखेगा, अगर बहुत गलतियां हैं तो इस चीज को कंसीडर करेगा कि भाई अच्छा गलती हो सकती है, रिस्क है। दूसरा, एडजस्टेड फाइनेंशियल इंटरिम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी देखेगा। प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, उसमें भी जो मटेरियल चीजें होंगी उनको भी देख लेगा। ऑडिटर का रेम्यूनरेशन ऐसा नहीं करेगा कि यार कम फीस मिल रही है तो एक काम करता हूं कम चेक करता हूं, ज्यादा फीस मिलती तो ज्यादा चेक करता। ठीक है, ये नहीं करेगा ऑडिटर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी, अपने फीस को, हालांकि होता यही है। ठीक है, जैसे टैक्स ऑडिटर ऑडिट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें यही होता है, ऑडिटर को फीस मिलती है बहुत कम। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है कि यार हटाओ, ठीक है, लाओ। लेकिन ऑडिटर को ऐसा करना नहीं चाहिए। अगला, ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर, ये कौन से स्टेट में कहा गया? किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक केस, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी केस, नन ऑफ द अबव। ऑडिटर एक मूल्यांकन करता नहीं है। भाई ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर चेक कर सकता है, ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा। उससे आप वैल्यूएशन करवाने बैठ गए, ठीक है, तो ऑडिटर वैल्यूएशन नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी सीमा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किंगस्टन कॉटन मिल्स। एक और बहुत मशहूर केस आता है, ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा जो लोग क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, ऑडिटर इज वॉच डॉग, नॉट ब्लड हाउंड। ठीक है, ऑडिटर एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, ठीक है, वो शिकारी कुत्ता नहीं।
तो इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे, ये कौन से केस में ऐसा फैसला दिया गया? अगला, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट परसुएसिव टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम यानी सबसे कम प्रेरक प्रकार का है, यानी सबसे कम ठोस है, मतलब सबसे कम भरोसेमंद, सबसे कम भरोसेमंद आप समझ लीजिए। ठीक है, देखो ऑडिट एविडेंस, हमें दो चीजें, हमने ऑडिट एविडेंस जब हम पढ़ते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऑडिट एविडेंस लेगा जो कि सफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त क्वांटिटी होनी चाहिए, और दूसरा एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, यानी उचित होने चाहिए। उचित, उचित मतलब उसका जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैनेजमेंट से पूछा कि हे मैनेजमेंट आपकी एसेट्स कितने की हैं, मैनेजमेंट ने बोला 5 करोड़ की हैं, आपने बोला चलो दिखाओ, ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला देखने क्यों जाएंगे, हम लिख के दे रहे हैं, आपने बोला ठीक है मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला बैंक स्टेटमेंट ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट, बैंक स्टेटमेंट है तो भरोसा कर लेंगे। ठीक है, हाँ डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं, क्लाइंट से भी मिला तो भी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी डायरेक्टली, थर्ड पार्टी से डायरेक्टली मिला, भरोसा करेंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन आपने जो बनाया ऑडिट, भरोसा करेंगे, लेकिन सेल्स इनवॉइस की कार्बन कॉपी, ठीक है, इस पे कम भरोसा करेंगे। ठीक है, इस पे भरोसा करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, लेकिन लीस्ट परसुएसिव है, इसी के बेसिस पे नहीं जाके ओपिनियन देके चले आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला, द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स कंप्लाइड ऑन एंगेजमेंट वुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाई, देखो आप ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करने के दौरान जो आप काम करते हैं, आपने जैसे ऑडिट प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसके बाद आप ऑडिट करने गए, ऑडिट सैंपलिंग करी होगी आपने, ठीक है, फिर प्रोसीजर्स लगाए होंगे, ठीक है, फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली होगी, फिर मैनेजमेंट से आपने उस डिस्क्रिपेंसी के बारे में सवाल पूछा होगा, मैनेजमेंट ने रिप्लाई दिया होगा, फिर आपने उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन वगैरह बनाया होगा। तो ये सारा कुछ जब आप काम करते हैं तो इसके लिए आप वर्किंग पेपर्स बनाते जाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग पेपर कितना बनाना है, ठीक है, वर्किंग पेपर आपको कितना बनाना है, ये किस चीज से प्रभावित होगा, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, ऑडिटर्स एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट, एंड कंट्रोल रिस्क। बताइए कितना वर्किंग पेपर बनाना। वर्किंग पेपर मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको लिख करके रखना, डॉक्यूमेंटेशन करके रखना उसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडिटर्स एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, ऑडिटर को लगता है कि भाई ये वर्किंग पेपर बनाना जरूरी है तो ऑडिटर बनाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा चलिए एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कौन सा है ऑडिट, अच्छा चलो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कौन सा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कौन सा है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल पूछ रहा हूँ, चलो बताना, ऑडिट वर्किंग पेपर जो होते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो होते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की है या ऑडिटी की, यानी अंकेक्षक की है या अंकेक्षिती की। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑडिटर की है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे है, ऐसे 230। ठीक है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ऑडिटर अपने पास रखेगा। ठीक है, वो किसी को देने से मना भी कर सकता है, ऑडिटी मांगे तो देना जरूरी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, देखो एग्जाम में ये चीज ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा वर्किंग पेपर बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से वर्किंग पेपर तैयार करने का कौन सा लाभ नहीं है, प्रोवाइड बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, प्रोवाइड बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट, टू इंश्योर ऑडिट इज बीइंग कैरिड आउट एज per program, to provide a guide for advising another client on similar issues। 240 फ्रॉड से रिलेटेड है, 2 का 4 करने वाले लोग होते हैं वो 240 में आते हैं। ठीक, तो भाई देखो
ऑडिट वर्किंग पेपर बनाने के फायदे हैं क्या? आप रिव्यू कर पाओगे कि ऑडिट में क्या क्या चीजें की गई। ठीक है, अगले साल के ऑडिट के लिए पुराना डॉक्यूमेंट काम आता है। ठीक है, और तीसरा आप ये देखते हैं कि जो आपने प्लानिंग करी थी, जो आपने प्रोग्राम बनाया था, उसके हिसाब से ऑडिट हुआ कि नहीं। पता चला कि 20 पॉइंट प्रोग्राम में थे, 8 पॉइंट ही वर्किंग पेपर पे लिख के आ गए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ऑडिटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ऑडिटर को गोपनीयता रखनी होती है। एक क्लाइंट की बात दूसरे क्लाइंट को वो कदापि शेयर नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा उससे की जाती है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड अ गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशू, दैट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर। अरे यार ये हिमांशु क्यों भाई ऐसा, मतलब मैंने क्या कर दिया कि आप ग्रेड बता रहे हैं मुझे मजे लेने के लिए। कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रेसिप्ट इज नोन एज एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन, लैपिंग, नन ऑफ दीज। नगद प्राप्तियों को रिकॉर्डिंग करने में देरी करके कमी को छुपाना कहलाता है। गबन, दुर्विनियोजन, लैपिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं लैपिंग। अब आप बोलेंगे सर लैपिंग, इसी को बोलते हैं टीमिंग, टीमिंग एंड लैडिंग। पढ़ा है? ठीक है, और इसी को एक और नाम बोलते हैं शॉर्ट बजट, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो कैश रेसिप्ट, आप पैसा मिल गया तो रिकॉर्ड नहीं किया, फिर दूसरे से मिला तब पहले वाले को रिकॉर्ड किया, फिर तीसरे से मिला तो दूसरे वाले को रिकॉर्ड किया। इस तरीके से कैश रेसिप्ट को जो हुई है उसको डिले से रिकॉर्ड करना। ठीक है, और उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करना, ये कहलाएगा लैपिंग। ठीक है, लैपिंग इज ऑल्सो नोन एज टीमिंग एंड लैडिंग, ध्यान रखना। ठीक है गणेश, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोशिश करता हूँ कभी कभी क्वेश्चंस ठीक लाने की। ठीक है, अभी हम और करेंगे। और चलो अभी बताता हूँ, फिर बताऊँ। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर, एज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी डन बाय द, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इफेक्टिवनेस से ही ये पता चलेगा कि कितना चेक करना है। कौन चेक करेगा? मैनेजमेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, नन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत लड्डू सा सवाल है। ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, ऑडिटर आएगा। ठीक है, आपको पता है ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट होते हैं बताओ? ऑडिट रिस्क के एक होता है कंट्रोल रिस्क, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, मतलब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, और तीसरा क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो ऑडिटर आके देखेगा पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं। ठीक है, और अगर है तो वो कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, अगर इफेक्टिवनेस नहीं है, मान लो आपके घर में, ठीक है, वो आपने एक मीम देखा होगा। ठीक है, कि वो गेट के पास खड़ा रहता है, लेकिन चारों तरफ से लोग उस गेट पे घुस रहे होते हैं। गेट पे पहरेदारी कर रहा है, मतलब चौकीदार गेट पर बैठा हुआ है और चारों तरफ से लोग उस दुकान में घुसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? इंटरनल कंट्रोल अच्छा है क्या, इफेक्टिव है? घटिया इंटरनल कंट्रोल है, तो रिस्क ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, यूपी पीसीएल के लिए जो पुराना कोर्स है वो अवेलेबल है, क्योंकि नई वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक, तो हाँ, धमाल मूवी का सीन। ठीक है, तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर बेसिकली देखेगा कि इनहेरेंट रिस्क अच्छा, कंट्रोल नहीं है, तब कंट्रोल रिस्क क्या है कि इंटरनल कंट्रोल लगा है अगर फिर भी वो पकड़ नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। तो अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है
तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा, यानी उसको ज्यादा डिटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो सके। मेरी बात समझ पा रहे हो? सिलेबस में है नहीं ना, तो बजटरी की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बजट वाला है यार, तो वो मुझे एग्जैक्टली उसमें क्या कराना है मुझे नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने वो करवा दिया, ठीक है। देखो भाई, मैं आपको, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ फिर उसके बाद। ऐसे 530 किसका है? ऐसे 530, बताइए। एस ए 530। ठीक है, ऐसे 530 है ऑडिट सैंपलिंग का। ऐसे 230 होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ज्वाइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे। चलिए, तो नॉलेज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस डज नॉट हेल्प ऑडिटर टू। इकाई, देखो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर जब सबसे पहले ऑडिट करने का सोचता है ना। अच्छा, इलाहाबाद में बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। जब ऑडिटर ऑडिट करने का सोचता है ना, तो वो क्या करता है, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस है किसी चीज का। आप क्या है, आरडीएक्स बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए लीगल है। तो ऑडिटर क्या करेगा, आपके बिजनेस को समझेगा, ठीक है, कि आपके बिजनेस में कौन से एएस लगेंगे, आपके बिजनेस में कौन से लॉज लगेंगे, ठीक है, आपके बिजनेस में क्या प्रैक्टिसेस हैं, इंडस्ट्री के क्या नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। आपके यहाँ पर रिस्क वगैरह कितना है, तो ये सब कुछ आपके बिजनेस के बारे में वो समझने की कोशिश करेगा। ये कौन करेगा? ऑडिटर। हरविंदर, अनन्या, ठीक है, सबको नमस्ते, ठीक है। चलिए, तो बताइए, जब ऑडिटर बिजनेस एंटिटी, किसी एंटिटी के बिजनेस के बारे में जान लिया है, तो उससे ऑडिटर को किस चीज में मदद नहीं मिलेगी? पहला, इनहेरेंट रिस्क को कम करने में, प्रॉब्लम एरियाज को पहचानने में, एस्टिमेट्स का रीजनेबलनेस एवेल्युएट करने में, या फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गैप। बताइए, इसका जवाब बताइए। किस चीज में ऑडिटर को हेल्प नहीं मिलेगी? डज नॉट, मतलब वो एंटिटी का बिजनेस समझने के बाद भी उसको इस चीज में मदद नहीं मिलेगी। बताइए। कोई जवाब नहीं आ रहा। देखो, एक बात बताओ, मान लो कि आपको पता हो, ठीक है, कि बहुत सारे होते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, ठीक है, जहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपको पता हो कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ठीक है, तो आप यही अनुमान लगा पाओगे ना कि यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। आप वहां पर एक्सीडेंट रोक थोड़ी लोगे, वो उसका इनहेरेंट नेचर है, ठीक है। तो आप इनहेरेंट रिस्क का तो अनुमान लगा लेंगे, लेकिन आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। दैट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे अगर पटाखे की फैक्ट्री है, तो वहां एक बहुत हाई रिस्क है कि आग लग सकती। तो आप अगर बिजनेस को समझ भी गए, तो भी आप उस इनहेरेंट रिस्क को कम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है। अगला, एज पर सी एंड ए जी एक्ट 1971, टेन्योर ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, सी एंड ए जी एक्ट 1971 के हिसाब से उसकी जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम कितने वर्षों का होता है? रवि जी, जय हिंद, ठीक है। अच्छा, मेरी क्लास में लोग कम क्यों रहते हैं? लोगों को पता नहीं है क्या क्लास के बारे में, या मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूँ?
ये गंदे क्वेश्चंस लाता हूँ कि सर ये क्या बेकार से क्वेश्चन लाए आप, बताइए। देखो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल आर्टिकल बताएगा कोई? 148 से लेकर के 151 तक सी एंड ए जी के बारे में बोला गया है, ठीक है। सी एंड ए जी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के कहने के बाद अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सी एंड ए जी 65 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, यही है ना, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी उस पर वो ऑडिटर अपना मतलब सी एंड ए जी अपना पद छोड़ देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने साल रह सकता है? 6 साल, ठीक है। लेकिन अगर 6 साल से पूरा होने से पहले वो 65 का हो गया तो रिटायरमेंट उसका आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सी एंड ए जी का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? सी एंड ए जी का रिअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ठीक है। वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, एक ही बार आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। द स्टेट गवर्नमेंट स्पेंट ₹50 lakhs ऑन द रेनोवेशन ऑफ राजभवन फॉर इट्स गवर्नर। राज्य सरकार जो है वो गवर्नर साहब के राजभवन के रिनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए खर्च करती है। इन द सी एंड एजीज ओपिनियन, जो सी एंड ए जी की राय है, उस राय में दिस एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन वॉट ओकेजन डिमांडेड, ये खर्चा जो था परिस्थिति की मांग से अधिक खर्चा था। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोप्राइटी ऑडिट का, परफॉर्मेंस ऑडिट का, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, या नन ऑफ द अबव? बताइए। हेलो हिमांशु, अच्छा आप ड्यूटी में क्लास लेते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते, सी एंड ए जी ऑडिट पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ आएंगे। देखो भाई एक बात बताओ, आपको मैंने एक ऑडिट पढ़ाया है प्रोपराइटरी ऑडिट, उसमें मैंने बोला है कि आप ये नहीं चेक करते कि खर्चा हुआ है तो उसकी रसीद है कि नहीं, ठीक है, उसकी इनवॉइसेस हैं कि नहीं। आप ये चेक करते हैं कि खर्चा रीजनेबल था कि नहीं। इसमें मैं हमेशा किसका एग्जांपल देता हूं? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला में, ठीक है। मान लीजिए एक चेयर आपको, अरे सिंपल सी बात है, मान लो किसी की शादी में, ठीक है, किसी की शादी में नॉर्मल खर्चे में मान लो 5 लाख रुपए में उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन समाज को दिखाने के लिए उसने 50 लाख रुपए खर्चे कर दिए। तो अब ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर बोलेगा कि देखो यार इतनी जरूरत नहीं थी, ये फालतू का खर्चा था। अब यही सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तो सरकार क्या बोलेगी? ऑडिटर क्या बोलेगा कि यार देखो जनता का पैसा तुमने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोप्राइटी ऑडिट, ठीक है। सब सी क्यों दे रहे हैं? राम राम विनोद, ठीक है। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रेलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स? कैश सेल्स का आप वाउचिंग कर रहे हैं, कैश में आपने सेल करी है, नगद बिक्री की है। अब बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं होगा? कहां पे पोस्टेड है रवि आप? बताओ भाई। कैश सेल, तो डेली कैश सेल समरी, ठीक है चेक कर लेंगे। सेल्समैन समरी चेक कर लेंगे। मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, भाई जब अगर आपको कैश सेल आपने कर ली है तो आप स्टेटमेंट क्यों भेजेंगे कस्टमर को?
ठीक है, स्टेटमेंट तो उधारी वालों को भेजते हैं और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें मोस्ट सूटेबल ऑप्शन सी। डी क्यों, अरे यार, अरे कैश सेल का मतलब यार आप लोग एक चीज समझिए, कैश का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ कैश में ही मिला है। अब मान लो आपको क्या कर दिया उसने, फोन पे कर दिया, तो फोन पे का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा ना। फोन पे का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं वो कैश सेल नहीं है, वो बैंक सेल है। आपने कभी सुना आज तक कि बैंक सेल, कभी सुना नहीं, सुना ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो होता है वो कंपनी जो है वो कैश में ही देगी। अब कैश का मतलब ये नहीं होता कि हार्ड कैश देगी, चिल्लर लाके देगी कि ये 10 रुपए का सिक्का लो, ये 10 रुपए वाला नोट लो, ऐसे नहीं होगा। बैंक भी होता है कैश का मतलब, ठीक है। अगला, ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव टू रिपोर्ट द, ऑडिटर जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या एजीएम में शेयर होल्डर्स को। देखो ऑडिटर क्या होता है, कंपनी का ऑडिटर क्या बनाता है, वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना। तो ये ऑडिट रिपोर्ट किसको वो रिपोर्ट करते हुए बोलेगा, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर्स को एजीएम में रिपोर्ट करेगा, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट भी कौन करता है, शेयर होल्डर ही करते हैं ना। अगला प्रश्न, an internal auditor discovered that the fictitious purchases have been recorded by the purchase clerk. In this indicates absence of which control? एक आंतरिक लेखा परीक्षक ने पाया कि क्रय क्लर्क जो था उसने फर्जी क्रय दर्ज किया है, यानी परचेस हुआ नहीं था, उसने रिकॉर्ड किया है। यह किस नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है, कौन सा कंट्रोल नहीं है। परचेस इनवॉइसेस आर इंडिपेंडेंटली मैच विथ purchase order and goods received notes. Goods received notes require signature of individual who authorizes the purchase. Routine checks are performed by internal auditor fortnightly, and purchase function and production functions are club in one department. बताइए। इसका जवाब बताइए। देखो सिंपल सी बात है, इसमें पूछा है कि कौन से कंट्रोल का एब्सेंस है, यानी कौन सी चीज अनुपस्थित होगी तब ये जो क्लर्क है ये फर्जीवाड़ा कर पाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर परचेस फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में क्लब्ड हैं, परचेस और प्रोडक्शन फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में क्लब्ड हैं, ठीक है, तो परचेस जो क्लर्क है वो कैसे फ्रॉड कर पाएगा, मुझे बताइए। दूसरी चीज, अगर इंटरनल ऑडिटर रूटीन चेक कर रहा है तो भी वो नहीं कर पाएगा। तीसरा, गुड्स रिसीव नोट्स में उसका सिग्नेचर चाहिए जो जिसने परचेस के लिए ऑथोराइज किया है, तब भी नहीं कर पाएगा। भाई गुड्स रिसीव नोट्स उसको दिखाना पड़ेगा जिसने परचेस के लिए बोला है। परचेजेस इनवॉइसेस आर इंडिपेंडेंटली मैच विद द परचेस ऑर्डर एंड गुड्स रिसीव नोट्स, यानी जो परचेस इनवॉइस है वो परचेस ऑर्डर और गुड्स रिसीव नोट्स के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये इसका एब्सेंस है तो वो फिर क्या कर लेगा, फर्जी परचेस रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल क्या है, एब्सेंस किसकी अनुपस्थिति है, तो अगर इस चीज की अनुपस्थिति है, परचेस इनवॉइसेस को आप मैच नहीं करते परचेस ऑर्डर और गुड्स रिसीव नोट्स के साथ, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्जी परचेस का चांस बन जाता है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल का कौन सा इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, यानी कौन सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अंतर्निहित सीमा नहीं है। पहला, मैनेजमेंट ओवरराइड, कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, इनएफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर या एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। देखो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, आपने फ्रॉड एंड एरर से बचने के लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, ठीक है, तो अब देखो लगाता कौन है, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जिसने कंट्रोल लगाया है वो उस कंट्रोल को क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। सिंपल सी बात है ना, मान लो कि आपने एक गार्ड रखा, ठीक है, आपने ही उसको रखा है, तो जब आप अंदर जाएंगे तो वो आपको चेक नहीं करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड। दूसरा, कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, कई एम्प्लॉइज ने मिलकर के बोला कि भाई जिसको कंट्रोल करने की जरूरत थी, मान लो ये तीन थे, ए का काम बी को चेक करना था, बी का काम सी को चेक करना था, ये तीनों मिल गए तो इंटरनल कंट्रोल गया। एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर लिया तो भी इंटरनल कंट्रोल गया। तो इनएफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाओगे तो ये इनहेरेंटली नहीं माना जाएगा कि ऑडिटर इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक लेखा परीक्षक की अक्षमता। ठीक है, आज क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या आप लोगों को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गिविंग नॉट एक्यूरेट आंसर। प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट, देखो इंटरनल कंट्रोल लगाया है, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, मतलब मान लो आपका एक शोरूम है गोल्ड का, ठीक है, और आपने वहां गार्ड रखे हुए हैं, तीन गार्ड्स हैं, आपने कंट्रोल लगाया हुआ है, और ये गार्ड क्या करते हैं, आते टाइम चेक करते हैं और जाते टाइम इनवॉइसेस चेक करते हैं। होता है ना जब आप सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं, तो आप जाते हैं तो जाते टाइम तो नहीं चेकिंग होती, लेकिन आते टाइम क्या करते हैं, वो आपके इनवॉइस से गार्ड्स जो रहते हैं वो मैच कराते हैं कि अच्छा इतने आइटम्स हैं और इतना आपका इनवॉइस है, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, वो क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल को टेस्ट करेंगे। तो आप गए और आपने गोल्ड खरीदा, लेकिन वापस आते टाइम किसी ने पूछा नहीं, आप इनवॉइस लेके निकल आए, इसका मतलब क्या है भैया, इंटरनल कंट्रोल डगमगाया हुआ है। तो और अगर चेक किया होता हर बार तो आप क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल प्रभावी है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों किया जाता है, ताकि हम ये देख सकें कि इंटरनल कंट्रोल है, और अगर वो है तो इफेक्टिवली काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ए देखो, देयर इज नो मटेरियल, इंटरनल कंट्रोल से कैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का पता चलेगा, इंटरनल कंट्रोल से तो ये बस पता चलेगा ना कि हमें कितना आगे ऑडिट और करना है। भाई अगर इंटरनल कंट्रोल कमजोर है तो कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, और कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। ये थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, और अकाउंटिंग सिस्टम इज वेल डॉक्यूमेंटेड, इंटरनल कंट्रोल से ये नहीं पता चलेगा। रिटन एविडेंस इज देयर टू सपोर्ट ट्रांजैक्शन, ये तो आप ऑडिट वाउचिंग करेंगे तब पता चलेगा। आप इंटरनल कंट्रोल इसलिए चेक करते हैं ताकि ये पता चले कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ आया। पी सिंह कह रहे हैं, खाना बनाऊं कि आंसर तो समझ नहीं आ रहा है, खाना खाते हुए आंसर दीजिए, बनाते हुए आंसर दीजिए, ठीक है, ईयरफोन कान में लगा लीजिए और बनाइए। मीनू
कह रहे हैं कि क्या ये परमानेंट जॉब है। देखो ये जो आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। अब प्रोबेशन का मतलब ये नहीं है कि 2 साल बाद वो भगा देंगे। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं करेंगे वहां, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप प्रोबेशन पे हैं और उसी में आपको मान लीजिए बिना बताए आप 2 हफ्ते की छुट्टी पे घूम रहे हैं, फिर वापस आ गए, आपको लगा सरकारी काम है कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आपको मना किया जा सकता है। जनरली प्रोबेशन पे सब हर जगह होता है, बैंक्स में होता है, ज्यादातर जगहों पर प्रोबेशन पे ही शुरू में रखा जाता है, बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाता है। परमानेंट जॉब ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना सही नहीं है। इंटरनल रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी आंतरिक रिस्क और कंट्रोल रिस्क इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डिटेक्शन रिस्क इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिटर। Detection risk related inversely to the control risk. Internal risk and control risk are highly interrelated. इंटरनल रिस्क को आप इनहेरेंट रिस्क भी समझ सकते हैं। बताइए इसका क्या होगा, कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना नॉट करेक्ट। आप लोगों को जवाब नहीं यार, कल से मैं थोड़े आसान क्वेश्चन लाऊंगा यार, आज शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसके बाद अभी कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं, वो इजी क्वेश्चंस आखिरी में हो गए। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप याद रखिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे आता है, इनहेरेंट रिस्क या इंटरनल रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क का कॉम्बिनेशन होता है। अगर देखो डिटेक्शन रिस्क, अगर ऑडिटर क्या है इफेक्टिव है, ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, कम होगा। मतलब ऐसे समझिए यार, ऑडिटर, ठीक है, अगर इफेक्टिव है तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा। ऑडिटर इनइफेक्टिव है, डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है तो आपको डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा, यानी आप और ज्यादा डिटेल में चेकिंग करेंगे, तो ये इनवर्सली रिलेशन हो गए। फिर इंटरनल रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर हाईली इंटर रिलेटेड, सिंपल सी बात है, अगर रिस्की बिजनेस है, ठीक है, तो कंट्रोल लगाने के बाद भी हो सकता है कि फ्रॉड हो जाए। ध्यान रखना मैनेजमेंट इनहेरेंट रिस्क और इंटरनल रिस्क और कंट्रोल रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। अगर कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर मैनेजमेंट की आवश्यकता ही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग किन किन चीजों के लिए कंपलसरी है, स्मॉल स्केल बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज या प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो इसका तो आसान सा जवाब है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। कंपनीज के लिए ऑडिट क्या है, कंपलसरी है। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी ऑडिट के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हैं, किसी को याद है कंपनी ऑडिट के सेक्शन? अच्छा 138 तो सेक्शन 138 तो क्या है, इंटरनल ऑडिट का है, उसको छोड़ दो। इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनीज, ठीक है, उसको छोड़ दो। 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, नहीं 148 बताओ, 139 में क्या है बोलो, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, यही है। अच्छा 138 में है 100, अच्छा 139 सॉरी, 140 में क्या है, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन,
141 में क्या है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। 142 में क्या है? रेम्यूनरेशन। 143 में क्या है? हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी। अब अभी रिजल्ट आया है? ठीक है, मुझे शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना? ओके। तो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो एक विद्यार्थी हैं, तो वो अभी कॉल कर रहे हैं, अभी आया है जस्ट। तो ठीक है, चलिए। तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहिएगा। अरे बताओ सेक्स, ये 143 क्या है? पावर्स एंड ड्यूटीज। 144 में ऑडिटर को मना किया है कि कुछ सर्विसेज मत देना है ऑडिटर। 145 क्या है? बोलो। मुझे भूल जाता है यार, बुढ़ापा आ रहा है। 148 में बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है। 147 क्या है? पेनाल्टी, सजा। ये ठीक है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया। 146 में क्या है? 145, 146 बताओ बताओ बताओ। 146 में है ड्यूटी टू अटेंड जीएम, ड्यूटी टू अटेंड जीएम, जनरल मीटिंग अटेंड करने की ड्यूटी। और 145 में साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने गलत नहीं किया है तो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, चलिए। थैंक यू विनोद। वाह, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा उनको बड़ा सही सही, वाह वाह वाह। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज, वाउचिंग का उद्देश्य क्या होता है? आसान से सवाल है, ठीक है। शुरू में आप लोगों का आई थिंक देखो, शुरू में 32-35 लोग थे क्लास में। सही है, आपसे कैसे? अरे नहीं, हो जाती है गलती होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। पढ़ाते पढ़ाते ही कई बार गलती हो जाती है। कई बार आदमी ऑडिटिंग को अकाउंटिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो वाउचिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, आज ज़्यादा टफ क्वेश्चन शुरू के हो गए थे ना? सीरियसली बताइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब थोड़े ज़्यादा टफ हो गए थे ना, मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल हो गई थी, ईमानदारी से बताना। द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाई अनदर क्लर्क इज कॉल्ड। एक क्लर्क का काम दूसरा चेक करता है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, या ना? हाँ सर, थोड़े थे, अनन्या कह रही है। ठीक है, हमने ध्यान से शुरू वाले देखे ही नहीं, बस हम तो सुन रहे थे। ठीक है, ये भी अच्छा है। बताओ इसका जवाब बताओ। इसको बोलेंगे इंटरनल चेक। देखो, इंटरनल कंट्रोल के दो हिस्से होते हैं। एक होता है इंटरनल चेक और दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है। तो इंटरनल चेक में हम क्या करते हैं भाई? एक काम को हम दूसरे मतलब एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय करता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। और इंटरनल ऑडिट में क्या करते हैं हम? अंकेक्षण करवाते हैं, अंकेक्षक को बुला करके, भाई चेक करके तुम बताओ कि चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला, वेरिफिकेशन रेफर्स टू examination of general and ledger, examination of vouchers related to assets, examining the physical existence and valuation of assets, calculation and calculation of valuation of assets। बताइए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये वेरिफिकेशन में किया जाता है कि भैया एसेट जो है
वो हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। मान लो 5 करोड़ की मशीन बोल रहा है बैलेंस शीट में, तो इसको चेक करेंगे ना कि भाई ये मशीन है ही कि नहीं, कि पता चला कागज में हो जाए। ठीक है, ऐसा सुनने में आता है ना, अब बिहार वाले बुरा मत मानेंगे, लेकिन ऐसे सुनने में आता है कि बिहार में एक सड़क बन गई 100 किलोमीटर की। ठीक है, लेकिन देखने गए तो वो वास्तव में थी नहीं। ठीक है, तो कागजों में सड़क का निर्माण पूरी तरह से हो गया। ठीक है, या कई बार ब्रिज बन जाते हैं। ठीक है, और ब्रिज पता चला कि वो हवा में जमींदोज हो जाते हैं। ठीक है, तो बिहार वाले बुरा नहीं मानेंगे, बताया दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ पर एमपी में जब शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने बोला कि हमारी सड़कें जो हैं वो अमेरिका से भी बेहतर है। ठीक है, और फिर उनका एक दौरा था कहीं का, तो फिर अमेरिकन सड़कों पे गए जिसमें सड़क नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही तरीका है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और मान लीजिए कोई चैप्टर में आपसे गलती हो रही है तो उसको नोट कर लें, और फिर उस चैप्टर को रिवाइज करें कि आपने कहाँ समझने में गलती करी थी। अगला, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। विच कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है बताइए। हम फिक्स एसेट्स को वैल्यू करते हैं कौन से कंसेप्ट के बेसिस पर? ये अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट के बेसिस पर? एक, हम्म, तो इसका जवाब बताओ। इसका जवाब होगा गोइंग कंसर्न। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझसे गलती होगी क्या? एक मिनट, इस क्वेश्चन को, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इज बेस्ड, गोइंग कंसर्न होगा। ठीक है, हम कॉस्ट कंसेप्ट पर रिकॉर्ड करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से कि जितने में खरीदा उतने में रिकॉर्ड किया। लेकिन वैल्यू जब करते हैं ना, तो गोइंग कंसर्न पर मान लीजिए कि, मान लो कॉस्ट इतना है। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट कह रहा है कि आज मान लो कि हमने 1 करोड़ की खरीदी थी। ठीक है, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है वो मान लो है 90 लाख। ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, 1 करोड़ पे ही मेंटेन करते हैं वैल्यू करके। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ये बिजनेस लॉन्ग, मतलब ये फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगी। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी गोइंग कंसर्न पे जाइए, कल वाले सेशन में मैं करा दूंगा इस पे। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ये, या तो शब्द मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या क्योंकि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना कॉस्ट कंसेप्ट है, वैल्यूएशन के हिसाब से आई थिंक गोइंग कंसर्न होगा। रिकॉर्ड करना अलग चीज है। चलो मैं इसको कल के सेशन में ले लूंगा, एक बार मुझे और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मैं गलत नहीं करना चाहता। अगला, डैट डैश स्टार्ट्स वेयर एंड्स। क्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बताइए।
आप बोलेंगे देखो इनको ही नहीं आता। हाँ भाई, सारा कुछ नहीं आता, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑडिटिंग वहां से शुरू होता है जहां पे अकाउंटिंग खत्म होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल आता है, क्या आता है बताओ? बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग किसे कहते हैं? बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण की रीढ़, वाउचिंग को कहते हैं। ठीक है, एक और चीज आती है कि बुक कीपिंग जहां से खत्म होता है वहां से क्या शुरू होता है? अकाउंटिंग शुरू होता है। ठीक है, ऐसी चीजें आती रहती है ना, तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चंस रहे 15 क्वेश्चंस, काफी टाइम लगा। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज कंपनी ऑडिट के ज्यादातर क्वेश्चन हैं। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ, एक साझेदारी फर्म को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि साझेदारी फर्म के सभी भागीदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी सभी सारे पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कम से कम एक पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर एटलीस्ट कम से कम 2/3 पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, थैंक यू हर्ष, हिमांशु के को देख लीजिएगा सिलेबस में, आई थिंक मेंशन तो नहीं है पार्टनरशिप। ये कंपनी ऑडिट का हिस्सा है। ठीक है, ये पार्टनरशिप नहीं, ये कंपनी ऑडिट। ठीक है, तो हमने कंपनी ऑडिट में पढ़ा है, ठीक है, कि पार्टनरशिप फर्म को फर्म कंपनी का ऑडिटर तभी अपॉइंट किया जा सकता है जब उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाई, जो सरकारी कंपनी होती है उसका पहला ऑडिटर, पहला पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है और कितने दिनों में अपॉइंट करता है? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है, बताइएगा। पहले ऑडिट, अच्छा एक बात बताओ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, बताइए। फर्स्ट ऑडिटर, बताइए। तो पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट कंपनी है तो सिंपल सी बात है, C&AG अपॉइंट करेगा। कितने दिन में? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज में। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कितने दिनों में? इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए तब क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर पाए तब क्या होगा?
कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। ईजीएम में 90 दिन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी 90 दिन में, और फिर उसमें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। एजीएम में नहीं, ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? बाई सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अगला, a break in the term of continuous period of dash dash year shall be considered as fulfill the requirement of rotation। देखो आपको पता है कि ऑडिटर अगर प्रोपराइटर है ऑडिटर, तो वो 5 साल तक एक कंपनी में काम करने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसको कूल करना पड़ेगा। लगातार 5 साल काम करेगा ना, गर्म पड़ जाएगा दिमाग, तो कूल करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप फर्म है तो कितने साल? 5-5 साल के 2 टर्म्स लगातार वो ऑडिटर रह सकती है। ठीक है, फिर कितने साल के लिए उसको ब्रेक देना पड़ेगा? बताइए। कितने साल के लिए उसे ब्रेक देना पड़ेगा? ठीक है, 5 साल के लिए 5 साल का ब्रेक देना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कूलिंग पीरियड कितना होगा? 5 साल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगला, ऑडिट कमेटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन। कंपनीज के केस में ऑडिट कमेटी होती है। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है? देखो, एक बात बताओ मुझे, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर का नहीं। ऑडिटर मतलब अदर देन, देखो जब तक फर्स्ट ऑडिटर ना बोला जाए तब तक आपको समझना है कि वो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है। ठीक है, तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है बताओ मुझे? ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका नाम रेकमेंड कौन करता है? इनका नाम रेकमेंड करता है बोर्ड को ऑडिट कमेटी। ठीक है, ऑडिट कमेटी देखते हैं कि भैया कौन से ऑडिटर है, फिर इनका नाम रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 177। ठीक है, ऑडिट कमेटी का सेक्शन ये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला, अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू। कॉस्ट ऑडिटर किसको अपनी रिपोर्ट देता है? बताइए। क्या जवाब आ रहा है बताओ? एक चैट। देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये कॉस्ट ऑडिटर जो है इसको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं क्या? नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये किसको रिपोर्ट देगा? ये रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन क्या है बताओ? कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन आसानी से याद होगा, 148। ठीक है, ये किसको देगा? कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देगा। ठीक है, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रिपोर्ट फाइल करेंगे किसके पास? सरकार के पास। आई बात समझ में? तो समझ गए मेरी बात? तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा या कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलें। In case of a company other than a government company, any casual vacancy in the post of auditor is to be filled by, बताइए, यानी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के अलावा अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसे कौन फिल करेगा? कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है कि ऑडिटर ने अपना टाइम पूरा होने से पहले रिजाइन कर दिया, छोड़ के चला गया, वो कंपनी को अकेला छोड़ करके चला गया, बेरहम बेदर्दी निकला ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिटर बिछड़ गया है, बीच रास्ते में उसने साथ छोड़ दिया है, तो कैजुअल वैकेंसी हो गई है। नाउ द कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय हुम, बताइए कौन भरेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन के अंदर भरेंगे भाई? कैजुअल वैकेंसी कितने दिन के अंदर फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर, क्या 30 डेज के अंदर क्या करेंगे? इस कैजुअल वैकेंसी को भरेंगे। और मेंबर्स जो है ना, वो 3 महीने के अंदर इस चीज को क्या करेंगे? रेटिफाई करेंगे, यानी पुष्ट करेंगे। 180 दिन का नहीं इंतजार करेंगे, ठीक है। अगला, एन ऑडिट कमेटी शुड हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए ऑडिट कमेटी के? हाँ अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। जुनैद अंसारी आपका सही जवाब। आशा पांडे, हर्ष नहीं है, 180 दिन नहीं, ठीक है। राम राय बिल्कुल ठीक है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए? मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। अरे कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर बीच में रिजाइन कर दिया, तो जिस दिन रिजाइन करेगा उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, और अपॉइंट करने के 3 महीने के अंदर मेंबर्स जो है ना, एक मीटिंग करके उस चीज को रेटिफाई कर देंगे, समर्थन दे देंगे, बस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी रेंडर्ड बाई एन ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013? ठीक है। एक क्वेश्चन कल था जो था कि वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये किस आधार पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका जवाब गोइंग कंसर्न ही होगा, ठीक है। मैं जो कल कह रहा था गोइंग कंसर्न ही होगा। देखो, हम फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, वो कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि ये एसेट्स लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो वो क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम गोइंग कंसर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बताइए, ऑडिटर कौन सी सर्विस रेंडर नहीं कर सकता? सबसे पहले तो सेक्शन बता दो, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन कौन सा है? 144 सेक्शन में बोला गया है कि हे ऑडिटर, तुम कुछ तरह की सेवाएं नहीं दोगे, तो ऑडिटर को कुछ सर्विसेज के लिए मना कर दिया गया है, ठीक है। तो वाउचिंग तो करेगा ही, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करेगा ही, कुछ रिलेवेंट मैटर है जैसे टर्नओवर सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिटर है अगर, ठीक है, ऑडिटर है, तो क्या वो बुक कीपिंग की सर्विस दे सकता है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की सर्विस दे सकता है क्या? बताओ। ऑडिटर है, ऑडिटर से ही कंपनी चाह रही है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सर्विसेज ले ली जाए। अच्छा, तो एक बात बताओ, ऑडिटर करता क्या है वैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, ठीक है। तो ऑडिटर ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रहा है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ही बना रहा है और ऑडिटर ही चेक कर रहा है।
तो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मेकर शुड नॉट बी चेकर, ठीक है। मेकर बनाने वाला ही चेक करने वाला है तो उसको तो कमियां दिखेगी ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, फ्रॉड करने का कितना आसान तरीका है। इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, बायस्ड हो जाएगा भाई, स्वतंत्रता उसकी चली जाएगी, निष्पक्षता चली जाएगी खुद ही। फिर तो फ्रॉड करने का बढ़िया तरीका हो जाए, फिर तो जो अकाउंटिंग रखते हैं उन्हीं से बोले कि भाई आप अपना ऑडिट करके, तो वो ऊपर लिख देंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। चलिए अगला, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन फॉर्म नंबर। देखो, चार कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट के फॉर्म है, ठीक है। तो बताइए ये चार फॉर्म है, कौन कौन से मतलब सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं क्या, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देंगे, सरकार को देंगे। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाएगी वो कौन से फॉर्म नंबर में दी जाएगी, और साथ ही साथ आपने ये बताना है, इन चारों फॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो CRA1 है ना, ये CRA1 जो है, ये बेसिकली कॉस्ट रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट बताता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट बताता है कि भैया ये कॉस्ट रिकॉर्ड आपको रखने हैं, ठीक है। CRA2 क्या होता है, CRA2 में जो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे कॉस्ट ऑडिटर को। तो कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के, अपॉइंटमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना भी तो पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट का जो इंफॉर्मेशन है या इंटीमेशन जिसको बोलते हैं सूचना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। तो वो कौन से फॉर्म में देंगे, दैट विल बी इन फॉर्म नंबर CRA2, ठीक है। तीसरा, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट रिपोर्ट देगा, मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। तो वो कौन से फॉर्म में होगी, वो कौन सी फॉर्म में होगी, वो होगी फॉर्म नंबर CRA3। और फिर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको दे दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो कौन से फॉर्म नंबर में दी जाएगी, CRA4। बताइए, किसी सज्जन को कोई डाउट। तो इसका जवाब क्या होगा बताओ। CRA1 क्या हो गया, कॉस्ट रिकॉर्ड का फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा, ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, CRA2 में बताएंगे। CRA3 में क्या है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। और 4 क्या है, जिस फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइलिंग करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल कौन करेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल कौन करेगा, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइल करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अनन्या ने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके आंसर्स में दिखता हुआ, ठीक है। बाकी लोग भी अच्छे से पढ़े, लेकिन अनन्या मोर स्पेसिफिकली आंसर दे रही है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे। सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विथ, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा किससे संबंधित है भाई, याद होना चाहिए सेक्शंस। चलो एक बार याद करते हैं, बताना बताओगे, बताओगे मुझे। एक सेक्शन 138, ये कंपनी ऑडिट से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ठीक है, इंटरनल ऑडिट। 139, बताओ 139 किससे जुड़ा हुआ है, 139 किससे जुड़ा हुआ है,
अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। 140 दिल तोड़ कर जाना, मुंह मोड़ कर जाना, ठीक है, यानी रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, ब्रेकअप वाली बात, ब्रेकअप एंड डाइवोर्स, ठीक है। 141 क्या है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, योग्यता देखेंगे। 142 क्या है, रेमुनरेशन दे दो भाई। 143 क्या है, पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है। 144 क्या है, मना किया है, कुछ सर्विसेज नहीं दोगे। 145 क्या है, साइन कर देना, यही है। 146 क्या है, मीटिंग बुलाएं तो आ जाना। जब याद, क्या है, एक गाना है ना, जब याद सताए दिलदार हमारी गली आ जाना, तो ऑडिटर तुम भी आ जाना। 147 में सजा, 148 में कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। पनिशमेंट, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताइए सेक्शन 146 किससे हुआ, और ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। अच्छा, ऑडिटर को खुद आना पड़ेगा क्या, मान लीजिए ऑडिटर बहुत बीमार है, लेकिन आना पड़ेगा क्या, क्या ऑडिटर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है उस मीटिंग में, या फिर ऑडिटर कैसे भी आए, गिरते पड़ते हंसते रोते, ठीक है, ऑडिटर को आना ही पड़ेगा क्या। हाँ, ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वो भी ऑडिटर बनने के योग्य होना चाहिए, यानी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम, ठीक है। हाँ, सही बात, सीए होना चाहिए और सीओपी, मतलब वो ऑडिटर बनने के योग्य होना चाहिए, यानी सीए और सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस दोनों होने चाहिए तो आ सकता है। मत नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगला, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा, कौन सा सेक्शन, 142, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल एविडेंस, बताइए। देखो, एविडेंस यानी सबूत दो तरह से हो सकते हैं, इंटरनल यानी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो मिल रहे हैं, एक्सटर्नल जो हम बाहर से ले रहे हैं। देखो, जो बाहर के लोग बताएंगे वो बायस्ड नहीं होंगे, और जो अंदर के लोग बताएंगे वो बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल लो, जैसे आप किसी के माँ बाप से पूछोगे ना कि उसका बेटा कैसा है या बेटी कैसी है, तो वो बोलेंगे कि हमारा बेटा बहुत ही शांत है, ठीक है, कभी वो लौंग भी नहीं खाता, ठीक है, और नशा बिल्कुल नहीं करता, और मतलब बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ही कुशल है, बहुत ही, मतलब क्या बोले, सौम्य, विनम्र, जो जो भी विशेषण है सब लगा देंगे। लेकिन हो सकता है आप पड़ोस में पूछें तो पता चले कि बेटा दरिंदा है, निकम्मा है, नालायक है, कमीना है, ठीक है, उन्होंने भी इतने जितने विशेषण लगा दिए, ठीक है। तो जो घर में मिला वो इंटरनल, जो बाहर मिला वो एक्सटर्नल, ठीक है। तो बात ये है कि आपको एक्सटर्नल एविडेंस में भी देखना, मतलब कुल मिला के एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अब पड़ोसी को खुन्नस है तो वो अलग बात है, अदरवाइज ज्यादातर पड़ोसी सही सही बताते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें एक्सटर्नल एविडेंस नहीं, कोटेशन बाहर से मंगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कुछ परचेस करना हुआ तो हमने कोटेशन मंगाया, तो कोटेशन में देख लिया, ठीक है। कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स हमारे बाहर से, हमने पूछा कि अच्छा तुमने उधार खरीदा है, हाँ ठीक है। गुड्स रिसीव नोट, गुड्स रिसीव नोट तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं, वो तो इंटरनल एविडेंस हो गया। कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर, बैंक वाले भी बाहर के हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा भरोसा किसका मानेंगे, इसमें सबसे ज्यादा भरोसा उस सोर्स का मानेंगे जो बहुत कॉन्क्रीट हो, जैसे बैंक से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उसे बहुत पक्का मानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे होते हैं, जैसे सत्यम घोटाला जब हुआ था तो रामलिंगम राजू जो थे, वो बैंकर्स को ही उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। तो वो क्या करते थे, वो अपनी एफडी खुद बैंक में बनाते रहते थे, ठीक है। जैसे ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, बैंकर के पास गई, तो बैंकर के पास रिप्लाई राजू ही बना के भेजते थे, ठीक है। तो बैंकर्स के साथ वो
इस तरीके से मिलजुल गए थे। तो वो बैंकर्स, भाई अगर बैंकर ही मिल गया है तब तो आपका सारा सत्यानाश होना तय है। ठीक है, तो इस केस में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका घर की बात है ना, गुड्स रिसीव नोट्स आप बनाएंगे। आपने गुड्स रिसीव किया तो जीआरएन कौन बनाएगा? आप ही तो बनाएंगे, तो इंटरनल बात हुई। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई, कौन अपॉइंट करता है भाई? ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। देख रहा है विनोद राजू। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी या शेयर होल्डर, बताइए कौन अपॉइंट करता है? देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अपॉइंटमेंट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट द रिकमेंडेशन शैल बी मेड बाय द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम ही यही है, ऑडिट कमेटी का काम ही यही है। ठीक है, तो इसमें अगर देखो ऐसे होता, ऑडिट कमेटी बस होता तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखते। अल्टीमेटली ऑडिट कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन जाएगा, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अतः इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? बताइए। सेक्शन 217, सेक्शन 277, सेक्शन 287, सेक्शन 27, बताइए। और ध्यान रखना ये कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? ठीक है, सीए एक्ट में सेक्शन 2 में बताया है। ठीक है, लेकिन यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 17 कंपनीज एक्ट में। और क्या बोला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का वही मतलब है जो सीए इंस्टीट्यूट ने बताया है, सीए एक्ट में बताया गया है। चलें अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम डेट अभी नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। अगला, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट अराइजेस फ्रॉम, जो ऑडिट की अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमाएं हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजमेंट, टेस्ट चेकिंग, टाइम लिमिटेशन या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। ठीक है, तो देखो ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? देखो ऑडिट का लिमिटेशन क्या है, समझ लो। पहली चीज, ऑडिट में हम कैसा अश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल यानी हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस देते हैं, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑडिटर ने अगर ऐसा कह दिया कि आपका बिजनेस ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई भी चीज गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ऑडिट का ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी कंपनी में साल में 1 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो ऑडिटर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करेगा। तो वो क्या करेगा? सैंपलिंग करेगा, टेस्ट चेकिंग करेगा। दूसरा, ऑडिटर को एक टाइम लिमिट के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, तो उसके पास समय की भी बाधा है। ठीक है, तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजमेंट। ऑडिटर ने ये देखा कि भाई कंट्रोल रिस्क कम है, कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका जजमेंट गड़बड़ हो गया हो, कंट्रोल रिस्क ज्यादा था, वो पकड़ नहीं पाया। तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा था तो उसको क्या करना था? डिटेक्शन रिस्क को कम करना चाहिए था, उसने कम नहीं किया, डिटेक्शन रिस्क भी ज्यादा हो गया, तो रिस्क ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है ऑडिट की। ठीक है, क्योंकि आप सारी चीजों को चेक नहीं कर रहे हैं, सारी चीजों पे आपका जजमेंट, कुछ चीज, बहुत सारी चीजों पे आपका जजमेंट है कि अच्छा इतना चेक कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी ही क्या है? ऑडिट के लिमिटेशंस हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है,
एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं कि